नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और पत्रकार श्री अनिल चमड़िया जी, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो मांग उठी है जाति आधारित जनगणना की। सबसे पहले तो स्वागत है आपका नरेला वार्ता पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चमड़िया जी, अभी एक गठबंधन बना है इंडिया। विपक्ष ने, जो बिखरा हुआ विपक्ष था, उसने अपने आप को एक गठबंधन में बांधा है, उसका नाम इंडिया रखा है। उन्होंने मांग उठाई कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाए और जितनी जिसकी आबादी उतना उसको हक मिले, ये मांग उन्होंने उठाई। इसी कड़ी में जो बिहार की सरकार है, उन्होंने जो जातिगत आंकड़े यानी जाति आधारित जनगणना करवाई थी, उसके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। और इंडिया ने कहा कि 2021 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े केंद्र की सरकार ने जारी नहीं किए और ये जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने चाहिए। यदि ये सरकार नहीं जारी करेगी तो हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और जितना जिसकी आबादी है उसका उतना हक देंगे। और संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने पिछड़ी जातियों के जो सेक्रेटरी लेवल पर 90 पदों में से मात्र 3 पर ओबीसी अधिकारी हैं, ये बात उन्होंने उठाई थी महिला आरक्षण पर चर्चा के संबंध में, और उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग को तेज कर दिया है। और बिहार में हमने देखा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े तो सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसमें ओबीसी 27% है और जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो 36% हैं। और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो 19.5% के आसपास है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं 1.68% है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल जिसे कहा जाए वो 15.5% हैं। तो इस संबंध में बीजेपी का कहना है कि ये जो जातिगत जनगणना की मांग है ये निरर्थक है। हम गरीबों को लगातार अपने स्तर पर नीतियां बनाकर उनको लाभान्वित कर रहे हैं और ये जातिगत जनगणना की मांग बिल्कुल गलत है। हम इसको खारिज करते हैं और यह मांग कहीं ना कहीं समाज को जात पात में बांटेगी। इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से बात आई है कि जाति आधारित जनगणना की राष्ट्रीय स्तर पर मांग कितनी जायज़ है, कितनी सही है, कितनी उचित है, और बीजेपी की जो बात है कि ये जातिगत जनगणना की बात निरर्थक है, इस बात में कितना दम है, इस पर आपके विचार हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो कह रही है उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात की याद दिला देना चाहता हूँ कि बिहार में बीजेपी ने भी जाति गणना का जो प्रश्न उठा उस पर अपनी सहमति जाहिर की। न केवल बीजेपी ने जाति गणना का बिहार में समर्थन किया, बल्कि केंद्र में प्रधानमंत्री से आके जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिला उसने भी इस मांग को दोहराया। तो पहली बात तो यह है कि बीजेपी यदि किसी राज्य में ये मांग कर रही है और किसी राज्य में नहीं कर रही है तो ये बीजेपी की अपनी दिक्कत है और इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जाति गणना हमारे देश में होती रही है जी। 1931 तक ये जाति गणना हुई और जाति गणना जब हो रही है तो इसका मतलब कि इस देश में जाति का जो सवाल है वो प्रमुख सवाल है। हमारे समाज की जो पूरी संरचना है, यानी जो पूरा समाज हमारा जो बना है, उस समाज का आधार जाति है। तो जब जाति है और जातियां, किसी भी नीति से जातियां प्रभावित होती हैं, व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है बल्कि जाति प्रभावित होती है, तो ऐसे में जाति गणना की मांग बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि हम संविधान सभा में जो पूरी बहस हुई कि समाज में गैर बराबरी के जो बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, तो उस बिंदु में आया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए हम बात करते हैं समानता की। और जब असमानता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि असमानता के आधार क्या हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई करें, इसकी पहचान करें। और हमने पहचान की कि सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं वो
पीछे रह गए हैं और उनको बराबरी में लाने के लिए हमको कोई इंतजाम करना होगा। यदि संविधान की संकल्पना जो है, संविधान का जो उद्देश्य है समानता का, अगर उसको हासिल करना है तो पहली बात तो एकदम क्लियर है कि वो जाति गणना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जाति गणना की मांग अभी नहीं उठी है, ये शुरू से बात उठ रही है। जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी तब भी उन्होंने 1931 की जो गणना थी उसका हवाला दिया था, उसको आधार बनाया था, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन उसके बाद से समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और जब समाज में परिवर्तन हुए और उससे पहले देश बटा भी, देश के 2 हिस्से भी हुए, तो ऐसे में ये मांग लगातार होती रही है। अब ये बात अलग है कि जो मांग होती रही है वो मांग इतने प्रमुख रूप से हमारे सामने नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि जब नहीं आई है, उसका एक राजनीतिक दबाव नहीं बना, तो वो मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में इस मांग पर एक दबाव बना, क्योंकि उस समय वो तमाम संगठन, वो तमाम पार्टियां, वो तमाम तो नहीं लेकिन अधिकतर जो पार्टियां थी वो सरकार में शामिल थी जो मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन कर रही थी। उसमें आप प्रमुख रूप से लालू यादव का नाम ले सकते हैं, रामविलास पासवान का नाम ले सकते हैं, उसमें आप शरद यादव का नाम ले सकते हैं। ये तमाम लोग जो लीडर्स हैं वो तमाम लोग उसमें शामिल थे। शरद यादव तो खैर नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, शरद यादव नहीं थे, शरद यादव लालू यादव थे। तो ये मांग उठती रही है, और ये मांग जब उठी है तो 2011 में ये बात पार्लियामेंट में, मैं उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद था जिस समय ये बहस हो रही थी, और उस समय ये कहा गया, एक लाइन थी कि पूरे सदन की भावना है, पूरे सदन की भावना है कि जाति गणना होनी चाहिए। तभी सरकार ने यह फैसला किया। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं और जो राजनीति में वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों ने चालाकियां की। उन लोगों ने जो जाति गणना की जो मांग थी उसको एक शब्दावली के जरिए उसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, और जो सर्वेक्षण हुआ उसके जो नतीजे आए उसको जारी नहीं किया। इसीलिए मैं एक बात बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में संविधान को आप मानते हैं, संविधान की उस उद्देश्य को मानते हैं समानता, बराबरी का, तो आपको जाति आधारित गणना की बात करनी होगी। तभी देश में समान विकास की, यानी सरकारी कार्यक्रमों के जरिए, सरकारी नीतियों के जरिए समान विकास, एक समान विकास की बात तभी होगी जब जाति गणना के नतीजे आपके पास होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति गणना का तर्क इस देश में वास्तविक तर्क है, जमीनी तर्क है, और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और जो आर्थिक आधार पर एक आर्थिक गणना की बात हो रही है कि गरीबों को गरीबी के आधार पर, यानी आर्थिक आधार पर गणना के जरिए नीतियां बननी चाहिए, गरीबों के लिए नीतियां, इस बात में उनका कितना दम है? देखिए, 2 तरह से हम बात करते हैं। संविधान सभा को अगर आप मानते हैं कि संविधान सभा में जो बहस हुई और संविधान जो बना, तो संविधान जब बना तो संविधान में प्रावधान किया गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए हमको ये काम करने हैं, जिसमें कि एक विशेष अवसर का भी प्रावधान है। नंबर 1 बात क्लियर हो गई। नंबर 2 कि हमारे राज्य का जो पूरा चरित्र है, पूरा जो ढांचा है, वो है कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं हम। तो जब वेलफेयर स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो गरीब हैं, आर्थिक आधार पे जो गरीब हैं, उन आर्थिक आधार पर गरीबी को दूर करने के लिए हमें कार्यक्रम बनाना चाहिए, हमें अपनी नीतियां बनानी चाहिए। तो वो भी बात दोनों साथ साथ चल रही थी। तो हम 2 रास्ते से चल रहे थे। एक आर्थिक नीतियां ऐसी बनाएं जिसमें जो आर्थिक आधार पे जो पिछड़ा है, जो पीछे रह जा रहा है, उसको भी हम लाभ दे दें। और दूसरा, जो ऐतिहासिक तौर पर जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, यानी जैसे सामाजिक तौर पे कैसे पिछड़ा है, सामाजिक तौर पर आपने माना कि ये आदमी अछूत है, और जब अछूत है तो उसके लिए आपने नियम बनाए कि देखिए भाई, ये संपत्ति नहीं रख सकता है, अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये हम
एक ऐतिहासिक रूप से ये बात देख रहे हैं। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये हम बात ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप सामाजिक आधार पे जिनको आपने वंचित कर रखा है संसाधनों से और राजकाज चलाने के अवसरों से, यानी कि जिसको कि हम सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तभी हम लोगों ने क्या व्यवस्था की, हम लोगों ने बात की रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की। 1931 में वो बाबा साहब के साथ जो पूना पैक्ट हुआ वो, और जो जिस पर कि गांधी जी फिर आमरण अनशन पे बैठ गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने उस मांग को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, एक जो सुरक्षित क्षेत्र रहेगा उसमें सभी लोग मतदान करेंगे। बाबा साहब कहते नहीं, सुरक्षित जो क्षेत्र होगा उसमें जो समाज का जो वंचित हिस्सा है वही अपना प्रतिनिधि चुनेगा। ये एक डिबेट थी उस समय। खैर, लेकिन देश ने उसको स्वीकार किया और हम करीब 125 से ज़्यादा यानी 131 के लगभग हम सांसद आज भेजते हैं, SC ST जो भी जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये एक तरह से देखिए, समाज में असमानता के बहुत सारे आधार होते हैं, लेकिन आप एक ही तो बात अभी कर रहे हैं, आप सबको गड़बड़ कर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अमेरिका में नस्लवाद है, तो भाई काले गोरों का फर्क है, तो हम केवल एक ही बात करेंगे। हम वहां पर आर्थिक आधार पर भी गैर बराबरी है, लेकिन जब हम नस्लवाद की बात करते हैं तो उसमें हम मिलावट नहीं करते हैं, घालमेल नहीं करते हैं, हम एक ही बात करते हैं कि भाई देखिए नस्लवाद है और नस्लवाद को खत्म किया जाना चाहिए। रंग भेद की नीति इस पूरी दुनिया में जो नई दुनिया बन रही है उसमें रंग भेद नहीं चलेगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि रंग भेद की तरह ही यहाँ पर जो जाति भेद है वो नहीं चलना चाहिए। जाति भेद खत्म होगा तभी हमारे देश का तेजी से विकास होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो तर्क है कि आर्थिक आधार पर, अरे भाई तो आपका तो राज्य ही पूरा आपने कल्याणकारी राज्य बनाया है, उसकी जिम्मेवारी ही है कि जो आर्थिक आधार पे जो विपन्न लोग हैं उनके लिए आप स्कूल की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए आप हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए आप अनाज की व्यवस्था करेंगे, तमाम तरह की घर की व्यवस्था करेंगे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन जहाँ पर आपको राजकाज चलाना है, आपको विशेष और देनी है, यानी कि गरीब में भी जो भेद है, यानी कि दो तरह के गरीब के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो एक गरीब का बच्चा जो जाता है उसको सम्मान मिलता है, एक को कहा जाता है कि आप किनारे बैठो, इसलिए कि वो अछूत परिवार से आया है। तो आप एक ही जगह पर दो तरह के भेद देखते हैं, तो फिर हमको दोनों को एड्रेस करना है, यानी दोनों को हमको अपने कार्यक्रमों में शामिल करना है कि एक आदमी एक नंबर से मार खा रहा है, एक आदमी को बार बार हम 2 नंबर से मार खाने के लिए एक स्थिति बनाए हुए हैं, तो हमको तो वो दोनों को ठीक करना पड़ेगा, 1 नंबर वाले को भी और 2 नंबर वाले। तो इसी तरह से ये तर्क हमारे समाज में कि भारतीय समाज में जाति गणना होनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज है, तार्किक है, वास्तविक है। अभी आपने बताया कि जो जाति गणना है ये बिल्कुल वास्तविक है, तार्किक है और जायज है, ये होनी चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसको चिन्हित करके विशेष अवसर और विशेष योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, और ये वेलफेयर स्टेट है हमारा, और गरीबों के प्रति भी इसका एक उत्तरदायित्व है जो सरकार को निभाना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जाति आधारित जो गणना की मांग उठी है और ये होना चाहिए, तो इसके संबंध में इसका राजनीति पर, आने वाली राजनीति पर दूरगामी असर क्या पड़ेगा? भाई देखिए, इसका दूरगामी असर तो क्या, इसका तात्कालिक असर पड़ेगा। तात्कालिक असर भी की बात, जैसे मान लीजिए कि हमने 1991 में बीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण घोषित किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो आप सोचिए कि एक केवल फैसला जी कि हम आज बिहार की अगर संख्या को, नतीजों को अगर ध्यान में रखें तो 65% यानी 65% के लगभग आबादी हो जाती है, 27 और 36, ठीक है, 65% से ज़्यादा की आबादी। अगर आप उनको 27% आरक्षण देते हैं, केवल 27, आप सोच लीजिए कि उनकी संख्या से आप आधे से भी कम दे रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि पूरे समाज में एक गति पैदा होती है।
वो लोग जो कुंठित बैठे हुए हैं, जिनको ये मालूम है कि हम कितना भी पढ़ जाएंगे हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा, वो लोग जो लड़के हैं जो मान के ये अपना जीवन गुजार रहे थे कि हमको तो खेती में ही काम करना है, खेत में ही काम करना है, हमको तो छोटी मोटी मजदूरी ही करनी है, लेकिन वो तमाम लोगों के भीतर एक आकांक्षा पैदा हुई, एक ऊर्जा पैदा हुई, और कितनी बड़ी तादाद में जो विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो सोसाइटी में निकल के आए और केवल आप सोचिए कि 27% आरक्षण की एक मांग के उससे, तो इसका एक जो नतीजा निकल के आया है, इसकी क्या करता है, ये कह रहा है कि देखिए समाज में हमारी जो भागीदारी है वो कितनी है, समाज में हम कितने लेवल पर, यानी कितनी संख्या में हम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में मिलता क्या है। तो एक तरह से ये जो आंकड़े हैं या इस तरह की जो नतीजे सामने सोसाइटी के जब आते हैं, तो ये इसका असर समाज में हम, यानी कि जिसको कि ये जो लोग वंचित रहे हैं उनके भीतर एक जब भरोसा पैदा होता है, तो वो अपनी पूरी ताकत से समाज को बनाने में या समाज में अपनी भूमिका निभाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। तो एक तरह से आप मंडल के समय में आपने देखा होगा कि तमाम लोग एक तरह से संगठित हो गए, एक सामूहिक चेतना का जन्म हुआ। उस समय भी लोग कह रहे थे कि ये तो जात पात के नाम पर बांटने का है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो जात पात पे बांटने का वो था, या फिर वो समूह के तमाम इतनी हजार जातियां हैं उनके इकट्ठा होने का वो कार्यक्रम था। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर और अपनी बात को कहते थे। तो आप कह रहे हैं कि समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांटने वाले लोग, कहने वाले लोग कौन है? जो समाज पर डोमिनेट कर रहे हैं, यानी जो वर्चस्व अपना रखते हैं, वो कहते हैं आप समाज को बांट रहे हैं। अरे भाई, आप मुझे पानी नहीं पीने देंगे और पानी की जब हम मांग करेंगे तो आप कहेंगे समाज को आप बांट रहे हैं, और जब हम पानी पीने लगेंगे तो आप कहिएगा कि ये तो अशुद्ध हो जाता है, ये पीने के योग्य पानी नहीं रह जाता। ये कैसे तर्क है? जब आपको 10% लोगों को 10% आरक्षण, यानी कि जिनकी संख्या 10% है, हिंदू सवर्ण जो बिहार में हैं उनकी संख्या 10-10.5% है, ज्यादा नहीं है। वो 15% जो आप कह रहे हैं उसमें मुस्लिम भी शामिल है, केवल हिंदू नहीं है वो। तो जो लोग शामिल है उनको सोचिए, 10% लोगों को आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, यानी 100% आरक्षण दे रहे हैं। उस समय आपका तर्क कहाँ गया था? जो आरक्षण जब मंडल कमीशन लगा था और जो तर्क आप दे रहे थे, उन तमाम तर्कों का क्या हुआ? उन तमाम तर्कों को कहाँ आपने ले गए? वो तमाम तर्क उस समय भी रखते आप? नहीं, आपने नहीं रखा। उस समय आपने नहीं कहा कि ये समाज को बांटने वाला काम है, क्योंकि आपने क्लियर किया कि इन जातियों को आरक्षण मिलेगा। आपने तो उसमें क्लियर किया। ये देश में पहला जातिगत आधार पर आरक्षण था, ये पहला आरक्षण था 10% का आरक्षण, जो कि 100% हो जाता है 10% के लिए 10%। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से लोगों के भीतर एक चेतना पैदा होगी, लोग जो हैं संगठित होंगे, ये बटेंगे नहीं, समाज को बांटेंगे नहीं। ये समाज को बांटने वाले लोग नहीं हैं, समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, मानवीय लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उत्पादक हैं। उत्पादन जो करता है ना, वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, वो ज़्यादा मानवीय होता है। जैसे स्त्रियां जो होती हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो बहुत ही मानवीय होती हैं, नरम स्वभाव की होती। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन करती है, उत्पादन, हर तरह के उत्पादन के काम में लगे, यहाँ तक कि वो मनुष्य को जन्म देती है, इंसान को जन्म देती। इसीलिए उनके भीतर की संवेदना वो बहुत ही घनीभूत होती है, बहुत ही वो मानवीय होती है, उसमें एक करुणा होती है। इसीलिए बांटने वाली जो बात लोग करते हैं, वो दरअसल समाज में अपने वर्चस्व को, अपना जो उनका राज्य है उसको कायम रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये एक तरह से एक बात कहते हैं, ताकि लोगों में सचमुच में लोग आपस में लड़ने कटने लगे, या फिर लड़ कट कर जो वो एक सही दिशा में लोग जाने की बात सोचते हैं, उनको उनमें एक भटकाव पैदा हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक रूप से जिस समय की मंडल कमीशन के बाद, आप सोचिए कि बाबरी मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद की घटना मैं बता रहा हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 92 में। आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा, वो ये समाज में जो चेतना है वो कितनी स्ट्रांग होके आती है कि आप सांप्रदायिकता का बहुत ही उग्र नारा भी लगा लेते हैं, लेकिन इस चेतना के आगे वो उसका मटियामेट हो जाता है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये
समाज में जाति गणना के सवाल को इधर उधर मत भटकाइए। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, उस बुनियादी सवाल को हल कीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी आपने बताया कि मंडल आयोग के समय में जब ये मांग उठी तो जो ओबीसी जातियां थी वो संगठित हो गई और असर्ट कर गई, और ख़ास तौर पर उसके बाद तो राजनीति में भी उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया। और अभी हमने बिहार में जो आंकड़े ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं वो और भी ज़्यादा हैं, 36%। यदि वो भी अब संगठित और असर्ट होना चाहती हैं, इस संदर्भ में भी ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों के संबंध में भी कुछ और आप खुलासा करेंगे बात? हाँ, बात देखिए बहुत ही जायज़। देखिए क्या है कि हमारे पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग का जो विभाजन है वो 1947 के बाद का है। यानी सरकारें आई और सरकारों ने पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग में समाज को देखा, उस समाज को देखा जिसको कि हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हैं। अब ये क्यों देखा? क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं वो एक स्थिति में नहीं है। एक कोई बहुत बेहतर स्थिति में है तो दूसरी कम बेहतर स्थिति में है, कोई बहुत ही बदतर स्थिति में है। तो आप ये पाएंगे कि सरकार क्या करती है कि सरकार जो समस्या होती है सामने, उस समस्या में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस होता है। तो जैसे मान लीजिए कि उसमें ये हुआ कि पिछड़े वर्गों में भी जो जातियां जिनके पास कुछ ज़मीन भी है या जिनके पास संसाधन है, जिनके पास ठीक ठाक संख्या भी है, वो कौन कौन सी जातियां हो सकती हैं। दूसरी कौन कौन सी जातियां हो सकती हैं जिनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं है, किसी तरह की कोई लेगेसी नहीं है, यानी विरासत में नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, वो कौन कौन सी जातियां। तो वो आइडेंटिफाई किया गया पिछड़ा अति पिछड़ा। और ये कोई नया नहीं है, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा जिसको कि अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 कहते हैं, उस समय आरक्षण का प्रावधान किया था। ये बात कब की है? 78 की, यानी 1978 की बात है। उससे पहले वहाँ आप जब जाएंगे तमिलनाडु में भी जो पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनमें विभाजन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है उसके लिए हम कुछ और ज़्यादा काम करेंगे, जो थोड़ा कम पिछड़ा है उसके लिए थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम बनते हैं, अलग अलग उसके लिए फिर नीतियाँ बनती हैं, ताकि हम दोनों को, चूंकि हमारा उद्देश्य बराबर में लाने का है, तो हम ये कहते हैं कि एक आदमी को भूख है 2 रोटी की, इसको भाई 2 रोटी दे दो। एक आदमी जो है 1 ही रोटी का भूखा है, उसको 1 रोटी दे दो, ताकि ये लोग एक जैसी स्थिति में खड़े हो जाए। तो इस तरह से पिछड़ा और अति पिछड़े का जो विभाजन है वो सरकारें एक तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों से करती हैं, लेकिन दूसरा एक समाज बनाने का जो कार्यक्रम है उसके तहत भी करती हैं। कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, तो उनको लगा कि नहीं, 2 तरह के विभाजन जब करेंगे तो शायद हम इन दोनों जातियों को जो बराबर के स्तर पे लाना है, हम शायद जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे और उनको जल्दी से जल्दी बराबरी की स्थिति में ला सकेंगे। तो वो विभाजन हो गया। आज भी जो ये है, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये विभाजन आज भी है। लेकिन वैचारिक रूप से देखिए 2 पक्ष हैं। वैचारिक रूप से ये एक ही व्यवस्था के, यानी सारे के सारे लोग शूद्र कहे जाते थे। ये अभी का विभाजन है। शूद्र जो है वही पिछड़ा और अति पिछड़े में है, जो अछूत है, जिनको कि हमने कभी दलित कहना शुरू किया, कभी हमने हरिजन कहना शुरू किया, यानी कि हम उनके लिए अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मुख्यतः क्या है, वो अछूत जातियाँ हैं जो दक्षिण टोले में समाज के रहती हैं, गांव के रहती हैं, किनारे एकदम रहती है। ठीक उसी तरह से जो शुद्र जातियाँ में पिछड़ा और अति पिछड़े में विभाजन हो सकता है कि ये 4 विभाजन हो जाए, पिछड़ा अति पिछड़ा में भी विभाजन, जैसे दलित और महादलित में विभाजन हो गया कि कुछ जो जातियां अनुसूचित जाति की हैं, जो थोड़ी सी बहुत अच्छी स्थिति में आ गई हैं, पॉलिटिकली अच्छी स्थिति में आ गई हैं, इकोनॉमिकली अच्छी स्थिति में आ गई हैं, तो आप उनको एक अलग कैटेगरी उनकी बना देते हैं। ये भाई ये बहुत ही वो है, सरकार के काम करने का एक ये है तरीका है। तो कुल मिला के ये बिहार में भी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो विभाजन है वो इसी आधार पे किया गया है। अब 36% जो है उसमें तो जो संख्या गिनिएगा आप तो सैकड़ों की संख्या है, 1-2 तो संख्या है नहीं जी। तो ठीक उसी तरह से जो पिछड़ा वर्ग उसमें कम संख्या है, उसमें बहुत कम संख्या में वो लोग 27% जो है वो है। तो इस तरह से ये पिछड़ा और अति पिछड़े का विभाजन कोई आखिरी नहीं है, हो सकता है। अब मुझे मालूम है कि कई देश के कई राज्यों में ये विभाजन और भी कई स्तरों पर है, केवल अति पिछड़ा ही नहीं है, बल्कि उसकी एक और कैटेगराइजेशन बना।
अब इसका ये है कि आप इसका राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं या फिर सचमुच में उन जो वर्गीकरण किया है आपने उसके आधार पे कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। अगर आप तोड़ने के लिए समाज को, यानी जो वैचारिक रूप से सब लोग एक हैं, जी शूद्र माने जाते रहे हैं, लेकिन आप इनके बीच में जात पात फैलाकर और इनके बीच में आपस में लड़ाई करवाने की नीयत से अगर आप ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये बंटवारा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है, गलत है। समाज इससे और बिखरेगा, जातिवाद फैलेगा, इससे जातिवाद फैलेगा। आप क्या करते हैं अभी अभी क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि एक जाति, जैसे मान लीजिए पिछड़े वर्ग की जब बात होती है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की, केंद्र में तो पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है नहीं। तो केंद्र की सूची में जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आप नारा लगाते हैं एक जाति को सबसे ज्यादा अधिकार मिल गया। आप एक जाति के खिलाफ तमाम जातियों को गोलबंद करने की, एकजुट करने की कोशिश करती हैं और इसके खिलाफ आप एक नफरत घृणा की बात पैदा करते हैं। ठीक उसी तरह से दलितों में भी होता है, एंटी जाटो आपने सुना होगा, जाटों को सब वो मिल गया। अरे भाई जाटों को कैसे मिल गया, आप बात कर रहे हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आज भी जाटो जो है, बिहार में भी जो अछूत जो जातियां हैं उनमें चमार सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी संख्या उनके, फिर पासवान की संख्या। ठीक उसी तरह से जाटो ऑल इंडिया, मतलब चमार जाटो ये कई जो जातियां हैं, जिन समूह है, एक जाति नहीं, ये जातियों का समूह एक तरह से, ये पूरे भारत में ये जाति पाई जाती है। जैसे ब्राह्मण पाए जाते हैं पूरे भारत में, जैसे यादव पाए जाते हैं पूरे भारत, उसी तरह से जिनको हम चमार, मोची या फिर आपको जाटो ये जो कहते हैं, वो पूरे भारत में इनकी शक्ति है, इनका घर बार है, इनके परिवार है, इनकी आबादी है। तो आप क्या करने लगते हैं कि एक जात के खिलाफ आप दूसरी जातियों में एक उत्तेजना पैदा करते हैं, एक उग्रता पैदा करते हैं, आप उनके खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, आप उनका हितैषी नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा कि समय समय पर एक जाति को सिंगल आउट करना, यानी एक को किनारे करके और उसके खिलाफ तमाम जातियों को एकजुट करने की कोशिश होती है। ये किस नीयत से होती है, क्या इसके पीछे उद्देश्य होता है? आप तब तोड़ने का काम कर रहे हैं और सचमुच में जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जातियों मंडल जब हम कह रहे हैं तो मंडल में क्या कोई एक जाति आती है? हजारों हजार जातियां आती। तो ये जोड़ने का काम है कि तोड़ने का काम है? मंडल जैसे ही हम कहते हैं सब जाति एकजुट हो जाती है, जिसका मतलब कि हम तोड़ नहीं रहे, हम जोड़ रहे हैं। आप इसमें बंटवारा करने के लिए जाति की भावना जो है पैदा करते हैं कि देखो ये यादव है, ये आगे निकल रहा है, ये कोयरी है, कुशवाहा है, देखो ये आगे निकल रहा है, तुम पीछे रह गए, ये तुम आगे आओ। मतलब ये आप इस तरह से एक स्थिति पैदा करते हैं ताकि आंतरिक रूप से लोगों में एक जो तनाव है, एक झगड़ा जो है, एक विवाद जो है वो पैदा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी नीयत पर, एक राजनीतिक नीयत पर निर्भर करता है कि आप इस तरह के वर्गीकरण का इस्तेमाल समाज को बनाने के लिए करते हैं या फिर समाज को बांटने के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात और समझना चाहते हैं, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना के आंकड़े पेश हुए हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है जी, लेकिन केंद्र में जब बात करते हैं, चाहे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभाओं में उन्होंने कहीं इस बात का समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया है। तो ये विरोधाभास पे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का काम क्या होता है, बीजेपी की एक नीति नहीं होती है। जैसे बीजेपी का एक नेता कुछ बोलता है तो बीजेपी उस नेता के बोले हुए जो भी उसकी बातें होती हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहता है, और दूसरा उसके जो बरक्स यानी कि उसके समानांतर जो दूसरी बात है उसका भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप ये पाइएगा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी होती है कि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके से बात करना, हर क्षेत्र के लिए। यानी मान लीजिए 540 क्षेत्र में 540 लोकसभा के क्षेत्र हैं, तो 540 लोकसभा के क्षेत्रों के लिए वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। उसी तरह से राज्यों के स्तर पर भी ये अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जैसे उनको लगता है कि यहाँ हमारे, अगर हमने कुछ अलग तरह की बात की तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, तो वो फिर उसी तरह की बात करते हैं। तो बिहार में मान लीजिए कि आप वही भाई पार्टी है, आप कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी की तो एक ही नीति होती है, आप एक ही एजेंडा बनाते हैं। तो आपका बिहार में कुछ होगा, यूपी में कुछ होगा, मध्य प्रदेश में कुछ होगा, ये क्या बात है? दूसरी बात है, आप गरीबी की बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि गरीबी के बारे में बात करते हुए कभी भी गरीबों के अधिकार के बारे में बात की जाती है? उनको पुण्य यानी कि उनको दान दक्षिणा देने की भावना से उनके बारे में बात की जाती है कि गरीबों के लिए हमने मुफ्त राशन की व्यवस्था की,
भाई आप ये बताइए कि उसको रोजगार पाने का अधिकार है, उसको आपने रोजगार कितना दिया, उसको एम्पावरमेंट कितना किया। आप कह रहे हैं कि भूखा है हमने खाना खिला दिया। अरे भाई भूखा तो वो इस सिस्टम में बना है, भूखा वो नहीं था कल, लेकिन वो भूखा इस सिस्टम में बना है। तो अब आप उसके सामने 2 रोटी डाल देते हैं और आप कहते हैं कि ये हमने महान काम किया। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, वो एक नागरिक है, वो गरीब नहीं, एक नागरिक है, उसको समानता का अधिकार है संविधान के तहत। आप उसकी अधिकार की बहाली कीजिए ताकि वो ताकत उसमें आए। एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, आप एम्पावरमेंट उसको महसूस करे। वो आप हमेशा दया दृष्टि की बात करते हैं। दया दृष्टि राजनीति का काम नहीं है, वो धर्म का काम है। आप धर्म के जरिए धर्म की तरह राजनीति को चलाना चाहते हैं कि हमने इसके लिए देखिए कितना पुण्य का दान का काम कर दिया, पुण्य कर दिया इसको देकर। ये तो बात ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि संविधान में हमको बराबरी का हक मिला हुआ है। आप मुझे तो ये बताइए कि हम कैसे बराबरी की स्थिति में पहुंचे। गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। अगर आप केवल और केवल कहेंगे कि आप 4 रोटी खा लो, फिर 4 रोटी की जगह पर आप 3 रोटी, उसको आदत आप डालते हैं कि वो 1 वक्त की रोटी खाए, 1.5 वक्त की रोटी खाए। आप ऐसे आदत डाल के 1 वक्त की रोटी तक आपने पहुंचा दिया। 1% लोगों के पास, देश के 1% लोगों के पास 57% यानी कि आधे से ज्यादा की संपत्ति का वो मालिक है। 1% लोग 57% संपत्ति के देश में मालिक। बिल्कुल ठीक बात। आप सोचिए कि 1% लोग अगर अमीर से अमीर होते जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में बड़ी आबादी गरीब और गरीब होती जा रही है। बिना विपन्न हुए उसका कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। अमीर होने का गणित ही है कि जितना ज्यादा गरीबी बढ़ेगी उतना ज्यादा अमीरी के लिए, अमीरी की जो संख्या है, अमीरों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। अभी अमीर जो कुछ कल कुछ दर्जन भर और भी कुछ दर्जन थे, आज वो कई 100 में हो गए हैं। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि सारी पूंजी जो है वो एक जगह जाके इकट्ठी हो रही है। और पूंजी कहाँ से आ रही है? आपकी जेब से आ रही है। तो कुल मिला के ये 8-8 हजार रुपये में दिन भर का काम, 14 घंटे का काम, और वो भी 3-3 आदमी का काम सफाई कर्मी कर रहे हैं इस समय। मैंने दिल्ली में सर्वेक्षण किया एक जगह है, एनडीएमसी के टॉयलेट में जो कुछ कई लड़के मुझे मिले काम करते हुए, 8,000 रुपये महीने पर। आप सोचिए सुबह से शाम तक कैसे उनकी जिंदगी करती होगी। अब वो काम सफाई का भी कर रहे हैं, रख रखाव का भी कर रहे हैं, चौकीदारी भी कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 3 आदमी का काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो पैसा है जो चला जाता है। जी, इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ दूं मैं। आपने 1% की 57% संपत्ति के मालिक हो गए। अगर हम 10% को जोड़ दें तो 27 हो गया। हाँ, बिल्कुल। यानी कि कहें कि जो एक बड़ी आबादी है वो आज बिल्कुल गरीबी और विपन्नता की कगार पर बिल्कुल जो आपने बात कही है। हाँ, बिल्कुल विपन्नता के कगार पर पहुंच जो गए। मजदूर है जिसकी आपने बात की, चाहे सफाई कामगार की बात कर लीजिए, हमारे बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में 12-12 घंटे काम करने के बाद भी जो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन, उसको तो छोड़ दीजिए, 8 घंटे का है, 17,000 रुपये एक हेल्पर का, उसकी तो बहुत कोसों दूर की है। लेकिन 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उसे 8, 10, 12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि 8 घंटे से 12 घंटे काम का ये कि जो हालात हुए वो कैसे आ गए? पूरी दुनिया में मजदूरों ने लड़के ये अधिकार हासिल किया कि हम 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे मतलब वो मनुष्य है ना, मनुष्य की तरह उनको जीवन जीना है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, आस पड़ोस है, मोहल्ला है, उनका जीवन है। 8 घंटे काम करके और हम अपना जीवन चलाएंगे, ये मजदूरों ने अपना अधिकार हासिल किया था। आपने आज स्थिति क्या पैदा कर दी? आपने स्थिति ये पैदा कर दी कि एक मजदूर केवल घर चलाने के लिए कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, या बच्चे पढ़ लिखने की बात तो अब और दूर हो गई है, खा पी लें, जिंदा रहें, इसके लिए आप 17-17 घंटे, 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। तो आप ये सोचिए कि ये जो हालात हैं, ये इसके जो पैसे हैं, मजदूरों के जो पैसे हैं, पैसा क्या होता है? पैसा केवल पैसा नहीं होता है। वो जैसे मान लीजिए 4 घंटा हम ज़्यादा काम करा रहे हैं, 8 घंटे की जगह हम 12 घंटे काम करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे का जो पैसा है वो अब मजदूर के हाथ से चला गया। मजदूर के हाथ से चला गया, वो किसी मालिक के हाथ में चला गया। तो ये हालात पैदा हो गए हैं। जो कि आज मैंने देखा कि एक व्यक्ति नाइट ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, दिन में वो ठेला लगाता है। मैंने देखा है। दिन में उसे सोना चाहिए,
लेकिन वो सो नहीं पा रहा है, वो ठेला चला रहा है। चमड़िया जी, मंडल आयोग के बाद बीजेपी ने ऐसा सोचा कि उसने एक कमंडल की राजनीति शुरू की, मंदिर आंदोलन से उसने शुरू कर दी थी ये, और ख़ास तौर पर हिंदुत्व की वो बात करती है। और हिंदुत्व का मतलब ये है कि धर्म और राजनीति का एक ऐसा पैकेज उसने पेश किया है। और उसने मंडल आयोग की बाद उसने पिछड़ी जातियों के कुछ पावरफुल नेताओं को, जैसे कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती को फ्रंट पे लाया और उसके ज़रिए एक पैकेजिंग पेश की और एक ऐसा नैरेटिव पेश किया। और जो आज अपने पीक पर है, क्या ये जाति आधारित जनगणना ऐसे राजनीति और धार्मिक घालमेल को रोक पाने में भी क्या सक्षम साबित होगी क्या? देखिए, मंडल आयोग ने क्या किया था, मंडल कमीशन की जब अनुशंसाओं को लागू किया गया तो उसने क्या किया, उसने एक सामूहिक चेतना पैदा की तमाम पिछड़े वर्गों के बीच में। है? वो पिछड़े वर्गों के बीच में सामूहिक चेतना ये पैदा की कि देखो भाई, राजकाज में तुम्हारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसने एक सामूहिक चेतना पैदा की, एक सपने पैदा किए, एक आकांक्षा पैदा की, तो लोग सामने आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो बीजेपी की जो राजनीति थी, वो बीजेपी की राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था। क्योंकि बीजेपी क्या कह रही थी, बीजेपी ये कह रही थी कि नहीं साहब, लड़ाई तो एक ही है, वो लड़ाई ये है हिंदू की और गैर हिंदू की। हिंदू जो है इस देश में राज करेगा और हिंदू जो है वो सब लोग हिंदू की भावना से भावना जो है अपने भीतर पैदा करें। वो ये चाहता था कि आप हिंदू के नाम पर यूनाइट हो जाओ। भाई ठीक है, आप हिंदू के नाम पे कह रहे हो यूनाइट हो जाओ, लेकिन हिंदू का मतलब क्या हुआ भाई? हिंदू, मान लीजिए कि आप हिंदू के नाम पर कोई आप राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक राज्य बना नेपाल। पूरी दुनिया में एक मॉडल है नेपाल, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अब हिंदू राष्ट्र को कभी गुलाम भी नहीं हुआ, आप कोई बहाना भी नहीं कर सकते कि भाई ये तो गुलाम हुआ था इसीलिए पिछड़ा हो गया। वो तो हिंदू ही राष्ट्र रहा बराबर। लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये देखा गया कि वहाँ पर तो जो अछूत जातियाँ हैं उनकी दुर्गत है, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, उनकी छाँव उनकी छाया भी से भी नफरत है, उनको खाट पे नहीं बैठने दिया जाता। मैंने जाके वहाँ स्टडी की कि भाई ठीक है, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र में लोगों को क्या अधिकार है, तो पिछड़े वर्गों को भी यही हालत। तो भाई क्या है यहाँ पर, तो यहाँ तो ये तो दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में एक देश है। अरे भाई, तो ये हिंदू राष्ट्र तो पिछड़ा कैसे रह गया ये? और इतना पिछड़ा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हैं, सबसे नीचे जो हैं, उसमें इसका नंबर है। अरे ऐसा कैसे हो गया? अब भाई फिर ऐसा कैसे हो गया कि जो वहाँ का नौजवान है उसमें ज़्यादातर नौजवान निकल जाता है पड़ोसी राज्यों में। भारत में भी आपने सुना होगा नेपाली बहादुर के नाम, जो होटलों में काम कर रहे हैं, जो चौकीदारी कर रहे हैं, वो डंडा दूसरे के देश में वो डंडा लेके बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं। ये कैसा हिंदू स्टेट? फिर वो कैसा हिंदू स्टेट है कि दूसरे देश में गोरखा चाहिए हमको, तो गोरखा के नाम पर आप बंदूक ढोने के लिए आपने वहाँ उनको बहाल कर लिया। यानी कि एक देश जो है वो इस तरह के लोगों की सप्लाई करने वाला देश बन गया है, और हिंदू राष्ट्र है। चकला घरों में, वेश्यालयों में महिलाओं का हाल देखिए, महिलाएं बड़ी तादाद में नेपाल से आ रही हैं। भाई तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो हिंदू स्टेट है, हिंदू ही महिलाएं आ रही होंगी, तो भाई आप इसको क्यों नहीं रोक पाए? तो कैसा स्टेट आप बनाना चाहते हैं? तो ठीक उसी तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप अपने को मजदूर मत माने, आप अपने को किसान मत माने, आप अपने को कुछ भी ना माने सिवाय माने आप हिंदू हो। ये भावना आपके भीतर पैदा करना, और आप तो एक ही देवता को मानो, और देवता को नहीं, एक ही देवता को मानो जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है? तो आप ये तो इस आधार पे, इस भावना के आधार पर आप राजनीति को डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी और अधिकार हैं उसको आप कह रहे हैं इसको ठंडे बस्ते में डालो, ठीक है? तो लगभग यही बात चली आ रही थी। तो मंडल कमीशन जब आया तो उसने क्या किया, उसने कहा नहीं, समाज में जो जिनको हम हिंदुत्व की पूरी व्यवस्था में जिनको हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र कहते थे, वो लोग पीछे रह गए हैं इस हिंदुत्व की वजह से ही। क्योंकि हिंदुत्व में एक खास जाति का वर्चस्व होगा, खास जाति को स्वीकृति है कि वो राज करेगा।
तो इस तरह से वो जो मंडल कमीशन जब फैसले लागू हुए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही थी बीजेपी की राजनीति। बीजेपी की राजनीति जब प्रभावित हो रही थी तो उसने एक रास्ता निकाला, वो रास्ता सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता। सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अब सीधे तो आप नहीं कहेंगे कि हम तो अब जात पात करने वाले हैं, आप तो ये नहीं कहेंगे, तो आपने उसका एक अंग्रेजी में शब्द निकाला, सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है भाई? तो सोशल इंजीनियरिंग ये होती है कि देखिए भाई, अभी तक हिंदुत्व का जो चेहरा था, जो लोग आगे आगे चलते थे, तो उसमें वो लोग होते थे जिनका समाज में पहले से दबदबा है। तो अब हुआ कि नहीं, अब वो नहीं चलेगा। अब तो भाई पेज किताब वही रहेगी। देखो, लोगों को समझाया, देखो किताब वही रहेगी, इसका कवर पेज बदल दो। कवर पेज में क्या ला दो? इसके कवर पेज पे किसी पिछड़े आदमी का चेहरा चिपका दो, बाकी चीज सब बराबर वही रहेगी अंदर जो है। तो उन्होंने क्या किया कि विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये समाज के उन लोगों को आगे कर दिया अपनी पूरी मुहिम में जिनको हम पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, यानी कि जो पहले से शूद्र माने जाते रहे हैं, उनको आगे करके, और हमने अपना ये किया कि उनके भीतर एक जातीय भावना पैदा की कि भाई देखिए, आप जो जाति के लोग हैं वो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजा आप राज्य करते रहे हैं, फिर से आप राज कीजिए और हिंदुत्व के साथ राज कीजिए आप। तो ये जो तरीका था सोशल इंजीनियरिंग का तरीका, कि आप कुछ जातियों को, पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों को सामने लाकर और ये बताइए कि ये देखिए पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि यही प्रतिनिधि है। तो आपने देखा होगा कि उस दौर में बहुत सारे ऐसे नेता निकल के आए जिनको कि हिंदुत्व की राजनीति ने सामने रख दिया और सामने लाके सोशल इंजीनियरिंग की, और वो उनके भीतर एक भावना पैदा की कि आप हिंदुत्व के सहारे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा होगा कि जो हिंदुत्व के नाम पर जो शूद्र जातियों के प्रतिनिधि आए, पिछड़े आए, पिछली बार तो कई लोगों ने कहा कि हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, हमको बैठने नहीं दिया जाता है सामने, या हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग एक तरह से का जो फार्मूला है वो हिंदुत्व में अब सामने आ चुका है, उसका असली चेहरा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलेगी, ये जातीय गणना जो है फिर से एक सामूहिक चेतना को सामने ला रही है, तो इससे और ज़्यादा खलबली मची हुई है। ड्राइविंग सीट पर देखिए वही है मंडल जो वहाँ पर उस समय था। आप देखिए ड्राइविंग सीट पर पॉलिटिक्स के उस समय भी मंडल जब आ गया तो आपको सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ा। देखिए अभी भी गणना जब हो गई है, फिर से आपको ये लग रहा है कि अब हम इसकी क्या काट निकालें। तो अब काट देखिए क्या निकालते हैं ये लोग। काट मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई काट जल्दी निकाल पाएंगे। समाज समझदार हो गया है, समाज के लोग समझदार हो गए। देखिए लड़ाई 2 जातियाँ, 3 जातियाँ, 5 जातियाँ के लोग हैं, उनके बीच में आपस में विवाद है, लेकिन एक समझौता भी है, समझौता क्या है? वही हम सब शूद्र हैं, और वैचारिक रूप से हमको जिन लोगों ने शूद्र बनाया, जिनको हमको इस कैटेगरी में रखा है, हमको भैया उसका जवाब हमेशा यूनाइट होकर देना है, एक साथ देना है। फिर रही बात हिस्सेदारी की, तो हम लोग आपस में बैठ के हिस्सेदारी कर लेंगे। ये चेतना पैदा हो गई है। तो ये जब चेतना पैदा हो गई है तो बीजेपी को थोड़ी अब मुश्किल होगी, इसकी राजनीति को थोड़ा मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हमने सुना अनिल चमड़िया जी को, और इन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से पिछड़ों, अति पिछड़ों का एक असरसन और पैदा होगा, और इससे उनको आने वाले समय में लाभ होगा, और उनके उत्थान में यह गणना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और इससे जो जातिगत भेदभाव है और समाज में असमानता है उससे भी पार पाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।